हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 10th का जो साइंस का पेपर है उसको सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने हिंदी का पेपर है उसको सॉल्यूशन के साथ कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। इसके अलावा सारे के सारे जो मॉडल पेपर है उनको मैं सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे सब्जेक्ट के, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना और पर्सनल में मैसेज कर देना, जिससे आपको वो पीडीएफ नोट्स है वो मिल सके। अब देखो, आपका जो पेपर है इसको हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ। इसमें देखो, आपका जो पेपर आने वाला है वो हर बार की तरह आपका 80 नंबर का आएगा, लेकिन इस बार टाइम है वो आपका 2 घंटे 45 मिनट से बढ़ाकर 3 घंटे 15 मिनट कर दिया है। कोरोना के कारण आपका जो टाइम था वो 2 घंटे 45 मिनट कर दिया था, इसको बढ़ा के 3 घंटे 15 मिनट का भी कर दिया है। पूरा का पूरा सिलेबस आने वाला है। इसमें देखो, हम स्टार्ट करते हैं अपने जो क्वेश्चन है उनको। इसमें देखो, अपना जो फर्स्ट जो सेक्शन आएगा ए सेक्शन, इसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, मतलब अबेसैदा वाले जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये क्वेश्चन है, इनमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें देखो, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव में फुफ्फुस फुसफुस फेफड़े किस तंत्र का भाग है। जो फेफड़े होते हैं वो किस काम आते हैं। तो देखो, फेफड़ों का जो मेन काम है वो क्या है, श्वसन का है, सांस लेने के लिए काम में आते हैं। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। अब देखो, पादप हार्मोन जो होता है वो कौन सा है, ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या होता है, आपका पादप हार्मोन होता है। कौन से वैज्ञानिक को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। तो आनुवांशिकता का जनक किसको कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने आनुवांशिकी पे 7 साल तक मटर के पौधे पे प्रयोग किया था, आपको पता होगा। उसके बाद देखो, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। तो फोटोग्राफी में प्रयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जो अगर कोई टूट फूट जाए तो प्लास्टर वगैरह हम बांधते हैं, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 ½ H2O, कैल्शियम सल्फेट और अर्ध हाइड्रेट। ठीक है ना, मतलब जल का आधा अणु है और कैल्शियम सल्फेट है। उसके बाद देखो, अगला जो है, निम्न में से उत्कृष्ट गैस कौन सी है। तो उत्कृष्ट गैस जो आपको पता होगा कि हीलियम है। देखो, आपका जो है लीना की रब से फरियाद, मतलब सारे के सारे जो आपका जो लास्ट कॉलम है लीना की रब से फरियाद, है ना, है लीना की रब से फरियाद, आर बी रूबीडियम हो गया। ये सारी की सारी क्या होती है, मतलब आपका जो आवर्त सारणी में आप में देखोगे तो राइट साइड का जो कॉलम होता है, जहाँ पे मतलब देखो, यहाँ पे फर्स्ट में आपका हाइड्रोजन मिलेगा और यहाँ पे लास्ट में आपका हीलियम मिलने वाला है। तो ये वाला जो कॉलम है नीचे तक है, तो ये सारी की सारी क्या होती है, उत्कृष्ट गैस होती है। उसके बाद देखो, अगला जो है, किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो देखो, कई बार हम देखते हैं, जैसे मान लो ये आपका कोई बर्तन है और यहाँ पे देखो आपका कोई छड़ है और यहाँ पे आपका पानी भरा हुआ है। तो ये छड़ क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको कुछ मुड़ी हुई ऐसे कुछ दिखाई देगी। ठीक है ना, तो ये किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। उसके बाद देखो, स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखो, जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, दृष्टि पटल पर, रेटिना जिसको हम बोलते हैं। तो रेटिना में आपका क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना में बनता है। उसके बाद देखो, विद्युत शक्ति, पावर जो होता है, पावर का जो मात्रक क्या है, पावर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आपका वाट होता है। ठीक है ना। उसके बाद देखो, निम्न में से कौन नवीकरणीय साधन संसाधन है जिसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं या फिर जो कभी खत्म नहीं होने वाला। तो देखो, कोयला है लिमिटेड है, प्राकृतिक गैस भी लिमिटेड है, पेट्रोल भी लिमिटेड है, लेकिन जो सौर ऊर्जा है ये नवीकरणीय संसाधन है, कभी खत्म नहीं होने वाला। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला सीरीज जो है
उसका निर्माण कौन करते हैं? देखो, घास, गेहूं, आम, ठीक है ना। उसके बाद देखो, घास बकरी और मानव, बकरी गाय और हाथी, घास मछली और बकरी। तो यहाँ पे देखो ब ऑप्शन जो है, घास को बकरी खाती है और बकरी से मानव को भी फायदा होता है, मतलब दूध वगैरह, या कई लोग मांस के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये श्रृंखला का निर्माण करते हैं। उसके बाद देखो, टिहरी बांध कहाँ बना हुआ है? तो टिहरी बांध गंगा नदी पर बना हुआ है। उसके बाद देखो, अगला जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें आपके 12 जो क्वेश्चन है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, एबेसेडे वाले। उसके बाद ये कुछ खालिस्तान के क्वेश्चन है। इसमें देखो आपका कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त यौगिक कहलाते हैं। तो इसमें देखो आपका जो एकल बंध युक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनको हम एल्केन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एल्केन। समझ रहे हो ना? एल्केन होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त यौगिक, समझ रहे हो? कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त मतलब कार्बन है और इसके चारों तरफ है, मतलब कार्बन की संयोजकता क्या होती है? 4 होती है। तो ये क्या करेगा? 4 बंध बना सकता है। तो ये जो होता है ये क्या कहलाता है? आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। उसके बाद देखो, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, परमाणु के किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है आपका 2n²। नील्स बोर ने ये दिया था कि अधिकतम जो है, देखो इसमें बताया था कि हर एक कक्षा, आयन क्या है यहाँ पे? कक्षा है, ठीक है ना। तो कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं यहाँ पे, मतलब इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। जैसे आपको दूसरी कक्षा देखनी है तो 2 गुणा n का मान कितना है यहाँ पे? 2 और 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 2 गुणा 4 मतलब कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे आपको तीसरी कक्षा में बढ़ना है तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर, तो मतलब 2 गुणा 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 18। मतलब तीसरी कक्षा में आप 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। इसके अलावा नील्स बोर ने यह भी बताया था कि कोई भी जो अंतिम कक्षा है, अंतिम जो कक्षा है उसमें हम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। अंतिम कक्षा में 8 से ज़्यादा आपको नहीं भरना है, ठीक है ना। इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं, लेकिन आपको लास्ट का ध्यान रखना है, लास्ट में 8 से ज़्यादा नहीं भरना है। उसके बाद देखो, अगला जो है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो जो दो तंत्रिका कोशिका है उनके बीच का जो खाली स्थान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है आपका, ए और बी के नाम लिखो। यहाँ पे देखो आपको दे रखा है 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, 12 अणु हैं वो जल के हैं। और यहाँ पे दे रखा है आपको, देखो C6H12 है, O6 क्या होता है? ये आपका ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपका C6H12 है, O6। और यहाँ पे क्या है? 6 अणु ऑक्सीजन के निकल रहे हैं। आपको थोड़ा बहुत कुछ याद होगा कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये आपकी प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है। प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन है वो किस किस की उपस्थिति में होती है? देखो यहाँ पे आपके पास ए तो क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश होगा तभी तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी, ठीक है ना। सूर्य का प्रकाश। दूसरा क्या है आपके पास? यहाँ पे बी पूछा है, तो बी में क्या आएगा? आपका क्लोरोफिल आएगा, ठीक है ना। क्लोरोफिल, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे बी में क्या आएगा? आपका क्लोरोफिल आएगा, क्लोरोफिल। और ए में आएगा आपका सूर्य का प्रकाश। आगे बात समझ में? मतलब सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होती है? आपकी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है और ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनती है। ग्लूकोज पौधों का भोजन होता है, ऑक्सीजन हम श्वसन क्रिया के अंदर ग्रहण करते हैं। उसके बाद देखो, पांचवा जो क्वेश्चन आपका, उपरोक्त चित्र में प्रतीक चिन्ह मतलब अवयव के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब ये जो आपको दिया गया जो सिंबल है या फिर जो ये दिया गया है तो ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो आपको पता होगा ये क्या आपका बैटरी है, ठीक है ना। बैटरी के लिए ये प्रयुक्त होता है, जिसको हम सेल बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को ऊर्जा में बदलती है। अब देखो, विद्युत जनित्र है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा? तो वो विद्युत ऊर्जा के अंदर ही रूपांतरित करेगा, विद्युत ऊर्जा के अंदर, ठीक है ना। जनित्र का यही काम है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं?
एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर लेना, पर्सनल में मैसेज कर देना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। अब देखो अवक्षेप क्या होता है, पहले तो अपने को ये समझना है अवक्षेप क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो अवक्षेप जो होता है, अवक्षेप वो होता है कि कोई भी अभिक्रिया है उसमें द्रव पदार्थ से आपका जो ठोस बन जाए, ठीक है ना, द्रव से कोई ठोस में रूपांतरित हो जाए, वो क्या होता है, आपका अवक्षेप होता है। मतलब ये जो ठोस पदार्थ बना है ये क्या होता है, अवक्षेप होता है। और इस अभिक्रिया को, मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, वो दो द्रव के बीच हो रही है और उससे क्या हो रहा है, आपका ठोस का निर्माण हो रहा है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए हो बात। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें द्रव है वो ठोस में रूपांतरित हो जाए, वो क्या कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। और जो ठोस आपका बनता है वो क्या होता है, अवक्षेप होता है। उसके बाद देखो उदासीन विलयन के पीएच का मान लिखना है। अब देखो अपने पास पीएच जो स्केल होती है, पीएच स्केल, उसमें क्या होती है, 0 से लेके 14 तक आपके नंबर होते हैं। और यहाँ पे बीच में जैसे अपने पास क्या है, 7 है, ठीक है ना। अब देखो अपने पास क्या है कि 0 से लेके जो 7 तक जो होता है, 0 से लेके 7 तक होते हैं, वो तो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद देखो 7 से लेके 14 तक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने पास बेस होते हैं। बेस का मतलब होता है क्षार, ठीक है ना। अब अपने को क्या पूछा है कि उदासीन जो विलयन होता है उसकी पीएच क्या होती है। तो उदासीन विलयन होता है उसकी पीएच होती है आपकी 7, जो ना अम्ल है ना क्षार है, यहाँ पे क्या है, उदासीन है। उदासीन विलयन में अपने पास क्या हो गया, शुद्ध जल आ गया, शुद्ध जल। या फिर हम बोल सकते हैं अपना जो रक्त होता है उसकी पीएच भी कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, मिश्र धातु के दो उदाहरण। मतलब मिश्र धातु का मतलब हो गया जो दो धातुओं से मिलके बनती है। तो एक तो क्या हो गया आपके पास, पित्तल, जिसको हम ब्रास बोलते हैं। ब्रास जो होता है ये क्या है, मिश्र धातु है। उसके बाद देखो अपना क्या है, तांबा जो है, तांबा जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको Cu से लिखते हैं। तो ये दो क्या आपके मिश्र धातु के उदाहरण हैं। उसके बाद देखो मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। मतलब मेथेन जो होता है, मेथेन की आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो देखो मेथेन होता है वो क्या होता है आपका, CH4 होता है, क्या होता है, CH4। तो अपने पास एक कार्बन है और उसके साथ क्या है, 4 हाइड्रोजन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका मेथेन हो जाएगा। मतलब CH4 जो होता है इसको मेथेन बोलते हैं। और इस तरह की आपको संरचना बनानी है। उसके बाद देखो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कोई एक कमी लिखनी है। मतलब जो मेंडलीफ जो था उसने आवर्त सारणी दी और उसकी एक कमी आपको बतानी है। तो ये देखो जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी उसकी सबसे बड़ी कमी थी, वो समस्थानिक जो थे, समस्थानिक थे, उनके स्थान फिक्स नहीं कर पाया, ठीक है ना। समस्थानिक है उनको कोई भी स्थान इसने नहीं दिया। समस्थानिक और एक क्या होता है, समभारिक, दोनों को समझते हो क्या, समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक वे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो। परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो और परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे अपने पास 1H1 है, ठीक है ना, 1H2 है, ठीक है ना। मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो एक ही है लेकिन परमाणु भार क्या हो गया, अलग अलग हो गया। या फिर हम बोल सकते हैं C612 हो गया या फिर C614 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इनका जो परमाणु क्रमांक तो 6 है लेकिन इनका परमाणु भार एक का 12 हो रहा है, एक का 14 हो रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके समस्थानिक कहलाते हैं। एक क्या होता है, समभारिक होता है। समभारिक में क्या होता है, इनका भार क्या है, समान है, ठीक है ना। परमाणु भार समान है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। तो ऐसे कई तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होता है लेकिन परमाणु भार समान होता है। तो यहाँ पे हमने को पूछा है कि जो समस्थानिक होते हैं उनका कोई स्थान नहीं दिया मेंडलीफ ने। उसके बाद देखो शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। अब देखो मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क जो होता है, अनुमस्तिष्क जो होता है वो क्या करता है, अपने पूरे मस्तिष्क का, ये पूरे शरीर का संतुलन करके रखता है। उसके बाद देखो नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम। तो लैंगिक जो हार्मोन है वो क्या होता है आपका, टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन,
टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन, ठीक है ना। लैंगिक जो हार्मोन होता है नर में पाए जाने वाला। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर का कार्य बताना है। अब देखो वोल्टमीटर, ये जो वोल्टमीटर होता है इसका जो कार्य क्या होता है, विभवांतर का मापन होता है। विभवांतर का मापन करना, वोल्टमीटर का मुख्य कार्य क्या होता है, विभवांतर का मापन करना। छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाना है। अब देखो अपने पास से जो छड़ चुंबक है, इस तरह से छड़ चुंबक होती है, इसमें अपना नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है ना। आपको चित्र बनाना है, ये नॉर्थ से लेके साउथ तक इनकी दिशाएं होती हैं, ठीक है ना। मतलब इस तरह से आपकी जो चुंबकीय रेखाएं आपको बनानी है और सबकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से लेके साउथ तक होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बात समझ में, इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, नॉर्थ से साउथ तक। यहाँ पे भी आपको बना देनी है इस तरह से, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आपको चित्र बनाना है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के दो उदाहरण देने हैं आपको। जीवाश्म ईंधन में जैसे अपने पास क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ठीक है ना, पेट्रोल हो गया, ठीक है ना, या फिर हम प्राकृतिक गैस बोल सकते हैं ना। कोई से भी एक एग्जाम्पल, सॉरी दो एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। उसके बाद देखो ओजोन परत का लाभ लिखना है, ठीक है ना। एक लाभ आपको लिखना है। अब देखो ओजोन परत, O3 जो होता है वो क्या होता है, ओजोन का सूत्र होता है। तो ओजोन परत जो अपने इन्वायरमेंट में है, तो इसका क्या लाभ है, तो ये सबसे मुख्य काम जो है, ये अपनी सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं इनसे हमारी रक्षा करती है। अगर ओजोन परत नहीं हो तो पृथ्वी का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे हर एक जो आम इंसान है या फिर हम देख सकते हैं कोई भी प्राणी, जिसमें जानवर भी आ गए, पक्षी भी आ गए, तो ये सबके लिए खतरे की बात हो सकती है। तो ये हानिकारक है, जो पराबैंगनी किरणें हैं इनसे हमारी सुरक्षा करता है। उसके बाद देखो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है। वाम हस्त, देखो अपना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे ये बड़े क्वेश्चन में आ जाए या फिर छोटे क्वेश्चन में आ जाए। एक तो दक्षिण हस्त नियम, एक वाम हस्त नियम, दोनों आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इनको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और हर बार आता है, या तो वाम हस्त नियम आ जाए या फिर दक्षिण हस्त नियम आ जाए। तो यहाँ पे आपको पूछा है वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है, तो ये जो दिखाता है ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उसको बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका बी के जो क्वेश्चन है ये बड़े क्वेश्चन है, इनमें मैं एक दो आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ करवाऊँ तो कमेंट बॉक्स में बता देना, सारों का मैं सॉल्यूशन है वो करवा दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चौथा जो क्वेश्चन है, लोहे को जंग लगाने से बचाने के लिए दो तरीके आपको बताने हैं। तो देखो एक तो क्या कर सकते हैं, हम पेंट कर सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। अब देखो एक आपको, आपने सुना होगा लोहा स्तंभ दिल्ली में मेहरौली में है, ठीक है ना। लोहा स्तंभ की खास बात क्या है कि उस पे आज तक जंग नहीं लगा। वो किसका बनाया हुआ है, स्टेनलेस स्टील का बनाया हुआ है, जिससे उस पे आज तक जंग नहीं लगा। स्टेनलेस स्टील का बनाया हुआ है इसलिए आज तक उस पे जंग नहीं लगा। उसके बाद देखो अगला जो है, कार्बन के दो अपर रूप के नाम बताने हैं। तो देखो कार्बन के जो अपर रूप होते हैं वो क्या होता है, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है ना, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है ना। उसके बाद देखो मिशेल की संरचना बनानी है आपको। मिशेल जो साबुन जो बनाते हैं, साबुन का सूत्र क्या होता है, RCOO। तो साबुन निर्माण में जो बनता है वो क्या होता है, आपका मिशेल होता है। इसकी संरचना चित्र आपको बनानी है। उसके बाद देखो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्यों घटती है, ये क्वेश्चन आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इनका सॉल्यूशन करवाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, इनका सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा। और आप जो मतलब नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हो, ज्वाइन कर लेना। उसके बाद देखो अमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम, तो अपना जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है, वो पाया जाता है। और इसका मुख्य क्या काम क्या होता है, भोजन को पचाना होता है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा होती है जो ऐसी ट्यूब जो बच्चे को माँ से कनेक्ट करके रखती है, जो नवजात शिशु होता है पेट में, तो उसको जो जोड़ के रखने का काम करती है वो प्लेसेंटा करती है। उसके बाद देखो पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाना है, लेंस की क्षमता का सूत्र और मात्रक लिखना है। जो अपना मात्रक होता है इसका डायाफ्टर, डायाफ्टर होता है लेंस की
क्षमता का। और ये अपने पास 1/v इस टाइप का कुछ फॉर्मूला है। उसके बाद देखो किसी चालक में प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखो एक तो प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, लंबाई पे निर्भर करता है, ठीक है ना, कि मतलब वायर की लेंथ कितनी है। ए क्या होती है, ए होती है अनुप्रस्थ कांटे का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो प्रतिरोध क्या होता है, देखो अपने पास से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान जानते हो कि क्या होता है। जैसे मान लो कि अपने पास ये कोई वायर है, ठीक है ना, और यहाँ से इसमें कट दिया हुआ है, तो ये जो कट की जो गोलाई है ना, ये क्या कहलाती है, आपका अनुप्रस्थ काट कहलाती है। तो ये दोनों पे डिपेंड करता है। उसके बाद देखो विद्युत परिपथ और तथा साथियों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपाय आपको बताने हैं। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को आपको बताना है। उसके बाद देखो यहाँ पे दिए गए विद्युत परिपथ में परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखो दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है आर बराबर R1 प्लस R2, ठीक है ना। दोनों को जोड़ना आपको, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत व अनवीकरणीय स्रोत की परिभाषा लिखनी है आपको। देखो नवीकरणीय के बारे में मैंने अभी बताया था, सौर ऊर्जा, ठीक है ना। और अनवीकरणीय जो स्रोत है जिनको हम लगातार काम में ले रहे हैं और उनको दोबारा से हम नया भी नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोल डीजल, ठीक है ना, तो इनके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद देखो सेक्शन सी है, इसमें बड़े क्वेश्चन है, आपको वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता से बचाने का एक उपाय लिखना है। देखो यहाँ पे देखो अपने पास क्या करना है, एक ही उपाय बताना है। एक उपाय मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मतलब वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ, जैसे अपने पास अचार हो गया, ठीक है ना, तो इसको क्या करते हैं, सुरक्षित बचाए रखने के लिए इस पे तेल है ना, तेल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मतलब जो अपना पदार्थ है उससे ज़्यादा तेल की मात्रा होनी चाहिए, तेल में पूरी तरह से डूबा हुआ होना चाहिए, जिस वजह से क्या है उसमें विकृत गंधिता तो जानते हो ना, गंध आना मतलब सड़ जाना या फफूंद वगैरह जिसको हम बोलते हैं वो लग जाना, वो क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। तो इससे बचाने के लिए आपको क्या करना है, तेल की मात्रा को अधिक करना है। उसके बाद देखो CuO+H2O में किस पदार्थ का अपचयन और किसका उपचयन हुआ है। अपचयन और उपचयन जानते हो ना, एडिशन और रिडक्शन, मतलब संयोजन और वियोजन जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये रिएक्शन होती है आपकी। और उसके बाद देखो मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम और कार्य बताना, इसकी कमी से होने वाले रोग बताने, मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए और इसका आरेख चित्र बताना है। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में आता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और उपयोग बताना है। बेकिंग सोडा का अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल और क्षार देखो अपने पास नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, एक तो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल, है ना, नीले लिटमस को लाल, और क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है ना। अम्ल के लिए तो ये हो गया। और क्षार जो होता है वो लाल को क्या करेगा, नीला कर देगा, और स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक है ना। दो दो एग्जाम्पल हो गए इनके, है ना। उसके बाद देखो ये कुछ अम्ल दे रखे हैं, संतरे में कौन सा पाया जाता है, आंवले में नेटल का डंक, और उसके बाद देखो इमली में, है ना। उसके बाद धावन सोडा का रासायनिक सूत्र और दो उपयोग लिखने हैं। और मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं, मानव में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव में अपोहन डायलिसिस जो प्रक्रिया होती है इसको आपको समझाना है। मानव में भोजन का पाचन किसे कहते हैं, भोजन के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। भोजन के पाचन में लार का एक कार्य बताइए। लार का जो कार्य क्या होता है, देखो जैसे नॉर्मली हम देखें कि भोजन करते समय या मुख में हर टाइम पे लार रहती है। लार मतलब एक चिपचिपा पदार्थ, तो चिपचिपा पदार्थ होता है वो भोजन को चिकना बनाने का काम करता है। मुख्य जो काम होता है वो चिकना बनाने का काम करता है, जिससे हम भोजन को आसानी से निगल सके। अगर थोड़ा हार्ड रहेगा, चिपचिपा नहीं होगा, तो वो गले के अंदर मतलब परेशानी कर सकता है। उसके बाद देखो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाओ, क्यों जबकि वस्तु फोकस से एफ पर स्थित है, ठीक है ना। और वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर बताने हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाइए, जबकि बिंब की स्थिति। एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे अपने पास यहाँ पे बात हो रही है दर्पण की, ठीक है ना। दर्पण उत्तल और अवतल, आपको पता है ये दर्पण होता है, ये कौन सा होता है आपका, उत्तल होता है, ठीक है ना। और ये वाला क्या है, अवतल है, ठीक है ना। ये क्या आपका अवतल है, ठीक है ना।
अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो कि आप ये प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाना है अवतल दर्पण, ठीक है ना। जैसे मैंने ये वाला बना दिया, अब आपको पता है क्या कि ये कौन सा है, क्योंकि देखो इसमें एक साइड तो ये उत्तल वाली ये है और ये भी है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो भी लेंस होता है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, तो इसकी जो अंदर की जो साइड होती है उस पर पॉलिश होती है, ठीक है ना। इसकी भी अंदर की साइड पे पॉलिश होती है, यहाँ भी अंदर की साइड पे पॉलिश होगी, यहाँ भी अंदर की साइड पे पॉलिश होगी। तो आपको ये देखना है कि इसमें जो पॉलिश की हुई है वो कौन सी साइड है। अब देखो इस टाइप का है तो इसमें ये कौन सा लेंस हो गया, आपका उत्तल लेंस हो गया। और अगर आपका यही बनाया हुआ है लेकिन पॉलिश है वो बाहर की साइड है, तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा, आपका उत्तल अवतल लेंस से हो जाएगा। समझ गए ना बात। मतलब जो भी लेंस है उसके अंदर की साइड पॉलिश होती है ना। बाहर चाहे आपको एक साइड दिख रही हो तो उसमें आपको देखना है कि पॉलिश कौन सी साइड की हुई है। आपको ये डायग्राम बना के देखने हैं, अंदर की साइड पॉलिश करनी है, फिर बाद में देखना है कि कौन सा दर्पण है। उसके बाद देखो दर्पण व लेंस में अंतर लिखने हैं। तो इस तरह से आपके ये टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। हालांकि लगभग क्वेश्चनों के आंसर हमने देख लिए हैं, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, सारों का सॉल्यूशन है वो आपको करवा दूंगा। सारे के सारे जो मॉडल पेपर है वो आपको इस चैनल पे करवाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी काफ़ी सारे आने वाले हैं। इसके अलावा नोट्स अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हो, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इनकी पीडीएफ है वो मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।